तो आज का वीडियो मैं आप सभी के बीच में यहाँ पे लेकर आया हूँ CHN के ऊपर। CHN 1 है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का है। ठीक है, तो आज यहाँ पे मैं आप सभी को CHN 1 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का मास्टर वीडियो का यह पहला वीडियो होने वाला है। यहाँ पे 2-3 प्रश्न जितना भी होगा हम करने का प्रयास करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, वही प्रश्न यहाँ पे हम लेकर आए हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला है भोजन पकाना क्या है, भोजन पकाने का उद्देश्य बताएं। और इसी में एक क्वेश्चन पूछता है भोजन पकाने का विभिन्न विधियों का वर्णन करें। ठीक है, तो देख सकते हैं भोजन पकाना क्या होता है। तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भोजन पकाने की अलग अलग तकनीक है, अलग अलग प्रचलित विधियां हैं। ठीक है, इन तकनीकों पर पर्यावरण, स्थिति, संस्कृति और धार्मिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। देखिए, अलग अलग विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से जो है आपके भोजन पकाए जाते हैं। अलग अलग तकनीक है, कोई खुली आंच पर पकाता है, कोई लकड़ी पर, कोई गैस पर। ठीक है ना, कोई जो है अलग अलग तरीके से, कोई ईंट जोड़ के बनाता है। यही दूसरे देशों में चल जाइएगा तो मिट्टी खोद के जो है उसके अंदर बनाया जाता है। तो अलग अलग तरीके से भोजन पकाने का प्रचलित विधि है। और ये जो विधियाँ हैं, ये जो तकनीक है, इसका पर्यावरण, स्थिति, संस्कृति और धार्मिक कारकों का कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। भोजन पकाने के उपयोग में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के घटक के मुख्य रूप से वनस्पतिजन्य यानी पेड़ पौधे से मिलता है, प्राणीजन्य होते हैं, मतलब व्यक्तियों से, व्यक्ति के द्वारा वनस्पति चीज़ों को उपयोग किया जाता है। भोजन से जो पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं वे अधिकांश पकाए जाने की विधि पर निर्भर करते हैं। अब बहुत ज़्यादा आप तलिएगा, बहुत ज़्यादा उबालिएगा तो उसमें से पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। भोजन तक आपका जो भोजन का जितने भी पोषक तत्व है वो आपके भोजन के पकाने पर निर्भर करता है कि आप कैसे पकाते हैं, कैसे जो है उसका कितना ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। तो ये जितने भी भोजन पकाने की विधि है ये आपके कहीं ना कहीं पोषक तत्वों पर सीधा सीधा इफ़ेक्ट भी डालता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जो भी हम भोजन लेते हैं कहीं ना कहीं वह या तो पेड़ पौधे से मिलता है या जीव जंतुओं के द्वारा जो है उसे उगाया जाता है। ठीक है ना, तो ये खाद्य पदार्थ होता है। तो ये भोजन हो गया, भोजन पकाना। अब आता है यहाँ पे पकाने का लाभ या पकाने का उद्देश्य क्या होता है। जो हम भोजन पकाते हैं, ठीक है ना, तो उस भोजन पकाने का एडवांटेज क्या होता है, क्या लाभ है। तो भोजन पकाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। कच्चे चीज़ें खाइए और पका कर खाइए, अंतर लगेगा स्वाद में। भोजन सुपाच्य मतलब आसानी से पच जाता है और उसे चबाना आसान हो जाता है। ठीक है ना, आप कच्चे चीज़ खाइए जल्दी नहीं पचेगा, लेकिन पका के खाइएगा पचेगा। भोजन पकाने से जो उसमें का सूक्ष्म जीव होते हैं, अंडे होते हैं, लार्वा होता है, वह ख़त्म हो जाते हैं। आप कच्चे चीज़ खाइए, मार्केट से ख़रीद के लाइए और सीधा उसको खाने लगिए तो उसमें बहुत सारा सूक्ष्म जीव, बहुत सारे उसके अंडे, लार्वा हो सकते हैं जो नग्न आँखों से आप नहीं देख सकते हैं, और वह जाने के बाद आपको शरीर में हानि पैदा करेगा। तो पकाने से वो सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, भोजन पकाने से भोजन का सुगंध बनती है और पाचक रस को प्रेरित करती है, उत्तेजित करती है, जो हमें अंदर जाने के बाद जो है डाइजेस्टिव जो जूस होता है वो सीक्रेट होता है। ठीक है, भोजन पकाने से विभिन्नता उत्पन्न होती है, अर्थात एक ही खाद्य पदार्थ से आप अनेक प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आलू है, आलू को कोई जो है तल दिया तो वो जो है कचरा बन गया, कोई उसको जो है चाहे तो उबाल लिया, सब्जी बन गया, सीधा काट के भी सब्जी बन जाता है। आलू का हर एक अलग अलग चीज़ भी बना सकते हैं। तो एक ही चीज़ को आप भोजन को पका के अनेक रूप दे सकते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा है। तो ये सब इसका उद्देश्य है भोजन पकाने का, मैंने बता दिया। अब आता है भोजन पकाने का अलग अलग कौन कौन से विधियाँ हैं, विधि के बारे में बताएं। तो चलिए, एक क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं 10 नंबर में लॉन्ग में, तो देख लेते हैं। भोजन पकाने के द्वारा अनेक विधियों द्वारा पकाकर खाया जाता है। ठीक है, अनेक विधि द्वारा। अब कौन कौन सी विधि है, ब्रेजिंग। ठीक है, पहला है ब्रेजिंग। ठीक है, ब्रेजिंग होता है, इस विधि में दो विधियों का मिश्रण किया जाता है। एक होता है भूनकर और एक होता है स्टूइंग करके। ठीक है, एक जो है भोजन को भून कर बनाया जाता है। ठीक है ना, देखते होइएगा फास्ट फूड जो होता है उसमें भूंजा जाता है, जैसे चाउमीन वगैरह, उसको जो है भूंज कर ही बनाया जाता है। तो अलग अलग भूनना, ठीक है ना, भूनना। और एक होता है स्टूइंग, इसमें भोज्य पदार्थ पहले अच्छी तरह से भुना जाता है, फिर उसमें हल्का सा पानी डालकर, मसाला डालकर, और इस विधि से जो भोजन होता है पौष्टिक भी तत्व सुरक्षित रहते हैं। भूनने में बहुत सारा आ जाता है, जिसको सिर्फ भून कर हल्का पानी रखकर उसमें ज़्यादा चीज़ें जो है आपके बर्बाद नहीं होते हैं पोषक तत्व। ठीक है, उसका पोषक तत्व उसी में रहता है।
दूसरा है ब्रेजिंग हो गया आपका। दूसरा मेथड आता है ग्रिलिंग, यानी तेज खुली आंचों पर पकाना। इस विधि में भोज्य पदार्थ को तेज खुली आंच पर बिजली या गैस के ग्रिलर के द्वारा पकाया जाता है। इस विधि से खाना जल्दी पक जाता है तथा स्वादिष्ट होता है। अब दूसरा जो विधि है वो ग्रिलिंग मेथड है, तेज खुली आंच पर पकाना। इसमें भोजन जल्दी बन जाएगा, ठीक है। और इसमें भोजन जो है बिजली या गैस के ग्रिलर जो होता है उस पर पकाते हैं। इसमें भोजन स्वादिष्ट भी और जल्दी भी पक जाता है, क्योंकि इसमें जो आँच होती है वो खुली और तेज होती है, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे भूनना तथा बेकिंग, रोस्टिंग और बेकिंग। भूनना, भूनकर और रोस्टिंग करके, ठीक है। रोस्टिंग में जितने भी आप देखते हैं रोस्ट करके, रोस्ट वाला जो भी चीज़ें होता है उसमें नमी नहीं रहता। जैसे आप ब्रेड ले लीजिए, ठीक है ना, पकौड़ा ले लीजिए, जिसको रोस्ट करके बनाया जाता है उसमें नमी नहीं होती है और उसमें जो है वह वसा से रहित होता है, ठीक है। यह खाना बनाने के सबसे प्राचीन विधि है। बेकिंग में खाद्य पदार्थों को एक बंद आवेदन के अंदर ओवन के अंदर रख के उत्पन्न होने वाली सूखी उष्मा से पकाया जाता है। तो चाहे वो आप बाज़ार से आप क्या बोलते हैं उसको, रस वगैरह जो लेते हैं चाय के साथ लेते हैं वो भी रोस्टेड होता है। बहुत सारे आपके ब्रेड रोस्टेड होते हैं। तो रोस्टेड में नॉर्मली हम लोग हल्के आंच पर उससे जो है एक खुली बंद ओवन तरह का एक बर्तन होता है उसमें डालकर या ढक देते हैं, वह धीरे धीरे रोस्टेड होता है, ठीक है। किसी भी तरह से रोस्टेड कीजिए, यह रोस्टेड करना, बेकिंग करना, यह एक आपका बेकिंग में आप जो है देखते होइएगा पाव रोटी वगैरह को बेकिंग किया जाता है, ब्रेड वगैरह को। रोस्टेड मतलब होता है भुनना, ठीक है। इसमें खाद्य पदार्थों को बिना ढके, यहाँ पे ढके होगा, सूखी उष्मा द्वारा पकाया जाता है, ठीक है। यह तंदूर या ओवन में संपन्न की जाती है। इसमें मटन, मछली, आलू, शकरकंद, बैगन आदि को भुना जाता है। तो तीसरा मेथड है भुनना, बेकिंग करना, ठीक है। चौथा है स्वेटिंग करना मतलब सिझाना। इसमें होता है कि इसमें कम पानी का प्रयोग किया जाता है। भोजन को कम तापमान पर धीरे धीरे देर तक पकाया जाता है। इसमें खाद्य पदार्थ पानी में आधा भिगोया जाता है और जैसे ही यह उबलने के निकट होता है आंच को कम कर दी जाती है। फिर खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक हल्का सिमट दिया जाता है, उबाला जाता है। यह विधि मांस, काले चने आदि जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जिसको पकने में समय लगता है, तो उससे हम लोग सॉर्टिंग विधि से करते हैं, सिजाने वाला विधि में। और आप अगर किसी ऐसे चीज़ जो काफ़ी देरी में सिजता हो, वह बनता हो, उसे आप अचानक तेज़ आंच देंगे, जल्दी पानी रख के तेज़ आंच दे देंगे, पानी सूख जाएगा, लेकिन वो पूरा ठीक तरह से होगा नहीं। तो इसमें वैसे पदार्थ को, चीज़ों को बनाते हैं जो काफ़ी समय लेता हो अपने को गलने में, तो उसमें हल्के पानी रहकर उसे जो है हम लोग धीरे धीरे कम आंच पर जो है उसे आग पर आगे की तरफ उसे सिजाने का प्रयास करते हैं। चौथा हो गया। पांचवा है तलना मतलब होता है डीप फ्राइंग, ठीक है। डीप फ्राइंग कहने का मतलब होता है तल के बनाना। यह दो तरह के खाने को तला जाता है, एक छिछला और एक गहरा। गहरी विधि में खाद्य पदार्थों को तेल में पूरी तरह डुबा दिया जाता है। इस विधि में पूड़ियाँ, पकौड़े, समोसा, कचौड़ी को बनाया जाता है। जो छिछला मेथड होता है उसमें तलने में बहुत कम मात्रा में तेल लगता है और इस विधि से कटलेट, ठीक है ना, कटलेट, पराठा, डोसा और बहुत सारे गाँव में जो है पकौड़ा भी जो है लोग ऐसे ही छिछल कर हल्का तेल पर भी बना लेते हैं। तो तलना जो डीप फ्राइंग होता है दो तरह से, एक छिछला और एक होता है गहरी में पूरा तेल में डूब जाएगा, और जो छिछला होगा हल्का हल्का तावे पर तेल लगा के उसको जो है ऐसे करके बना लेगा उलट पलट के। तो ये तलना विधि हो गया। छठा है पोचिंग विधि। पोचिंग विधि में होता है, यह एक वाष्पीकृत खाना बनाने की विधि है। इसमें खाद्य पदार्थों को तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध व वाइन में भिगोकर कम तापमान में पकाया जाता है। पोचिंग विधि होता है कि जैसे आपको किसी भी वाष्पीकृत होता है, इसमें वाष्प में जो है भोजन को बनाया जाता है। जैसे पानी, दूध या वाइन में भिगोकर आप उसे कम तापमान पर उसके वाष्प में जो है आप उसे सिझाते हैं, तो वह पोचिंग मेथड होता है, ठीक है। सातवां है सिमरिंग कहने का मतलब है कि वाष्पीकरण बिंदु से कम तापमान यानी 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाना सिमरिंग कहलाता है। मांस व मछली को इस विधि से पकाना चाहिए। अधिक तापमान पर पकाने से रेशे जो है कठोर हो जाते हैं। मतलब वाष्पीकरण बिंदु, अब जैसे आप समझिए पानी को हम लोग कितने सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, 100 सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है।
और उबलने पर वह वाष्प दे छोड़ता है। तो जो वाष्पीकरण का जो डिग्री है उससे कम, यानी 100 से कम, 85 हो गया, 80 हो गया, इस इतने तापमान पर हम जो बनाएंगे तो उसमें कम तापमान है, वह धीरे धीरे वाष्प में जो है वह चीज़ों को गलाएगा, ठीक है। और इसमें मांस मछली को पकाना चाहिए, क्योंकि मांस मछली धीरे धीरे जो है वह आपको असर करता है गलने में, तो वह सिमरिंग भी धीरे धीरे वाष्प में उसे सिझाएगा और इससे रेशा जो है नरम होगा, कठोर नहीं होगा, क्योंकि मांस मछली में रेशेदार ज़्यादा पाया जाता है, आपको पता है, ठीक है। एंड 8वां है उबालना, बॉइलिंग। हम लोग जानते हैं कोई भी खाद्य पदार्थ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, ठीक है ना। कोई भी द्रव को आप उबालेंगे 100 सेंटीग्रेड तापमान मिलते ही उबलने लगता है। चावल, दाल, सब्जियां इसी पर उबालकर पकाई जाती है। खाद्य पदार्थों को कम पानी में उबालना चाहिए, अन्यथा विटामिन व खनिज की हानि हो जाती है, ठीक है। तो ये बॉइलिंग मेथड हो गया। 9वां है स्टीमिंग, भाप में, ठीक है। इस विधि में खाद्य पदार्थों को भाप के द्वारा पकाया जाता है। खाद्य पदार्थों को भाप में पकाने से पोषक तत्व की क्षति नहीं होती है। तो जो स्टीमिंग होता है, स्टीम करके, ठीक है ना, भाप में पकाना, उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं उसकी क्षति नहीं होती है, और भाप में जो भी खाद्य पदार्थ होता है वो सुरक्षित रहता है। तो बातें को समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको 9 मेथड बता दिया। देखिए, अब इन 9 मेथड मैंने 1 2 3 में जो लिखा है, ऐसा नहीं है कि आपको भी सीरियल लिखना। ये 9वां को आप 1 पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सिमरिंग को आप 3 पर लिख दीजिए, जो जैसे याद आए उसको अपने हिसाब से सीरियल बनाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 9वां को 1 पर लिख दीजिए, आप 7वां को 2 पर लिख दीजिए, 5वां को 3 पर लिख दीजिए, आपके अनुसार है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हो गया इस विधि में खाद्य पदार्थों को, ये हो गया आपका। अब आता है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को परिभाषित कीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तत्व या घटक क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के मतलब क्या होता है कि सबसे प्रथम बार किया जाने वाला देखभाल, ठीक है ना, वही प्राथमिक देखभाल होता है, प्राइमरी देखभाल, प्राइमरी केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर होता क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। अल्मा अटा में आयोजित जो है कॉन्फ्रेंस में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया था। अल्मा अटा में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में जो PHC है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, इसको इस तरह से परिभाषित किया गया। किस तरह से? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है, बिल्कुल सही है। सबसे प्राइमरी, सबसे प्रथम जो देखभाल होगा वो सबसे आवश्यक होगा ही होगा। किसी भी चीज़ के लिए जो प्रथम होता है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो स्वास्थ्य के देखभाल में भी जो प्राइमरी केयर है वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है, जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ एवं स्वीकार हो। अल्मा अटा में कहा गया कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो होगा वह एक आवश्यक देखभाल होगा और यह सभी के लिए सुलभ और स्वीकार हो, ऐसा होना चाहिए, जिनमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो, जिसमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। मान के उसके लिए आसान होगा, जो सब लोग एक्सेप्टेबल होगा सबके लिए, तो सब लोग भागीदारी लेंगे ही लेंगे उसमें, तथा जिसकी लागत इतनी हो कि जिसको समुदाय व देश वहन कर सके। कहने का मतलब है कि प्राइमरी हेल्थ केयर का इतना ज़्यादा खर्च ना हो जिसको कोई यूज ही नहीं करे, उसके खर्च से डर कर लोग ना जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसका खर्च होनी चाहिए, ऐसी इसकी जो है लागत होनी चाहिए जिसमें समुदाय और देश जो है इसका वहन कर सके, ठीक है ना। तो ये अपना प्राइमरी हेल्थ केयर का जो है छोटा सा परिभाषा है, अल्मा अटा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। समझ गए। चलिए, चीज़ों को हल्के में समझिएगा, आसान से समझिएगा, ध्यान लगा कर समझिएगा तो बेहतर होगा, वरना आपको दिक्कत देगा ये, ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि इसके घटक बताए, कंपोनेंट, एलिमेंट बताए। तो प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल के 8 एलिमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं भी पूछ देगा। हो सकता है सिर्फ 5 नंबर में यही पूछ दे कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटक के बारे में बताए, तो आपको घटक के बारे में बताना पड़ेगा कौन कौन से घटक है। तो ये 8 घटक है जो आपको याद रखना पड़ेगा प्राइमरी हेल्थ केयर का, ठीक है। पहला है प्राइमरी हेल्थ केयर का के अंदर स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा, ये याद रखिएगा। दूसरा होता है यहाँ पे खाद्य आपूर्ति एवं उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर यह एक घटक है कि यह खाद्य आपूर्ति को, फूड सप्लाई को और उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देता है। मतलब कैसा खाद्य पदार्थ होना चाहिए, कैसा पोषण होना चाहिए, इसको जो है प्रमोट करता है, इसे प्रमोशन करता है, प्रोत्साहन देता है। कौन? प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है सुरक्षित जल की आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता। अब ये
प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, ये इसका घटक है कि जो जल हो वो सुरक्षित जल की पूर्ति हो लोगों के बीच, और जो स्वच्छता हो इसका ख्याल रखा जाता है। यानी आधारभूत सॉरी जल की सुरक्षित जल की पर्याप्त आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता। तीसरा चौथा है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार नियोजन। इसके अंदर माता से जुड़ी हुई, शिशु से जुड़ी हुई देखभाल और साथ में परिवार नियोजन। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पांचवा है जितने भी मुख्य संक्रामक बीमारी है उसके विरुद्ध टीकाकरण करने का भी जो है मुख्य घटक ये पीएचसी में होता है। जितने भी आपके गांव-गांव में टीकाकरण पोलियो वगैरह का जो भी टीका लगता है वो पीएचसी के द्वारा ही जो है आपके सभी जगह चलते रहते हैं। छठा है स्थानीय बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण करना। अब आपके पीएचसी में के आसपास जो भी आपके स्थानिक बीमारी उत्पन्न हुआ है उसको रोकथाम और नियंत्रण करने का भी जो है काम यहीं से किया जाता है। ठीक है, मतलब एक घटक है इसका। सातवां है समान रोगों और चोटों का उपयुक्त उपचार करना। पीएचसी के अंदर ये होता है कि जितने भी माइनर डिजीज है, समान रोग है, ठीक है ना, और थोड़े मोड़े चोट लगा है उसका उपयुक्त उपचार करने का भी यह एक घटक इसके अंदर है। आठवां है जितने भी अति आवश्यक दवाइयां हैं उनके उपलब्ध कराना, यह पीएचसी का एक बहुत बड़ा घटक है। पीएचसी के 8 घटक है, मैंने 8 घटक बताया। इन 8 घटकों को आप इधर उधर करके लिखिए, लेकिन 8 घटक होनी चाहिए, 8 कंपोनेंट्स होनी चाहिए। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, देख सकते हैं। जैसे अति आवश्यक जितने भी दवाइयाँ हैं उसकी उपलब्धता होनी चाहिए, समान रोग और चोट है उसका उपयुक्त उपचार होनी चाहिए। छठा है जितने भी स्थानिक बीमारी है उसके रोकथाम कैसे करना है, उस पर नियंत्रण कैसे करना है, ये भी इसका एक घटक है। ठीक है, एंड पाँचवा है कि जितने भी मुख्य संक्रामक बीमारी है उसके विरुद्ध टीकाकरण करना, ये भी इसका एक घटक है। मातृ और शिशु से जुड़ी हुई स्वास्थ्य का देखभाल और परिवार नियोजन भी इसका एक घटक है। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अब तीसरा है सुरक्षित जल की पर्याप्त आपूर्ति हो, आपूर्ति मतलब सप्लाई हो, और आधारभूत स्वच्छता का ख्याल जो है यहीं से रखा जाता है। दूसरा है खाद्य आपूर्ति एवं उपयुक्त पोषण को मतलब उचित पोषण को प्रोत्साहन देना। एंड फर्स्ट में है हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा भी इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ये कुल 8 घटक मैंने दोबारा से रिपीट करके आपको बता दिया। आप 1-2 बार रिपीट कीजिएगा, लिखिएगा खुद से, तो आपको 1 से 8 तक इधर उधर करके याद हो जाएगा, कोई बड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका यहाँ पे। अब आता है नेक्स्ट में आपका कि प्राइमरी हेल्थ केयर में कुछ ऐसे बातें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना, मतलब क्या क्या सिद्धांत है, उन चीज़ों को सिद्धांत को ध्यान में रखते हैं वही ना। कुछ ऐसे बातें हैं जो किसी चीज़ के लिए बेहतर हो तो उसको हम ध्यान में रखते हैं, वही उसका प्रिंसिपल होता है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए भी कुछ ऐसे बातें हैं जिनको ध्यान में रखनी चाहिए और वही सिद्धांत होगा। तो चलिए सिद्धांतों को हम लोग देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक विशेष समिति ने 1984 में प्राइमरी हेल्थ केयर की परिभाषा में 5 सिद्धांतों को शामिल किया। यानी WHO ने जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए कुछ जो है सिद्धांत को दिया, कुछ सिद्धांत बताया। वो सिद्धांत क्या है जिसे दिमाग में रखना चाहिए पीएचसी के अंदर। पीएचसी के अंदर ये होना चाहिए कि भाई न्याय संगत वितरण होनी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक ऐसी देखभाल होनी चाहिए जो सबके साथ न्यायपूर्ण हो। ऐसा ना हो कि कोई गरीब अमीर देखकर हम उसके अनुसार इलाज करेंगे, धर्म देखकर, जाति धर्म देखकर इलाज करेंगे उसका या उसको सेवा देंगे, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ऊंच नीच देखकर ऐसा नहीं होनी चाहिए। सबके साथ न्याय संगत वितरण होनी चाहिए, सबके साथ न्यायपूर्ण होना चाहिए, सबको इक्वल देखरेख सेवा होनी चाहिए। तो यही पहला पॉइंट बनता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, न्याय संगत वितरण पहला सिद्धांत यही है। प्राइमरी केयर में ये ध्यान में रखना चाहिए कि सबके साथ न्याय संगत वितरण हो। दूसरा कहता है, मैं यहाँ पे सीधा ये पॉइंट दे दिया हूँ, आप जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ के लिखना पड़ता है इस सारे पॉइंट में। ठीक है, सीधा ये लिखने से नंबर हो सकता है आपको काट लेगा, लेकिन 1-1, 2-2 लाइन सब में जोड़ दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ तो बेहतर रहेगा। सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आप लोग परिभाषा में ही देखे हैं जिसमें लोगों की सहभागिता हो। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी हेल्थ केयर में लोगों की सहभागिता, लोगों की भागीदारी अगर नहीं होगी
तो क्या मतलब बनता है प्राइमरी हेल्थ केयर होने का, उसका कोई फ़ायदा लोग अगर नहीं उठाएगा, लोग उसमें भाग नहीं लेगा, लोग पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, नहीं जाएगा, प्राइमरी हेल्थ केयर का आप लाभ नहीं उठाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है पीएचसी का होने का। तो लोगों की सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सरकार के द्वारा योजना या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अस्पताल है, अगर लोग उसमें भागीदारी अपना ना जाए, लाभ ना उठाए, तो बेकार है सरकार का वो चीज़ें करना। तो उसी प्रकार से पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में भी लोगों की सहभागिता, समुदाय के लोगों की सहभागिता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की सहभागिता से पीएचसी का एक सफल जो है क्रियान्वयन संभव होगा। अगर लोग सहभागिता अपने पार्टिसिपेशन उसमें भाग नहीं लेंगे तो उसका क्रियान्वयन संचालन सफल तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है। तीसरा है उपयुक्त तकनीक, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। पीएचसी के अंदर ये बातें को ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी तकनीक है, नए नए तकनीक आना चाहिए, ऐसा तकनीक हो जो लोगों के उपयोगी हो, लोग उसका यूज कर सके। ठीक है। अब तकनीक इतना न ज़्यादा महंगा हो कि लोग उसका उपयोग करें ही ना करें, तो एक ऐसा तकनीक हो जो सबके लिए उपयुक्त हो, सब लोग उसका जो है लाभ ले सके। ठीक है ना। जैसे नए नए मेडिकल लैब आते हैं, नए नए इक्विपमेंट आते हैं, नए नए जो है मरीज के देखने के लिए तकनीक सब आते हैं, तो इन सारे चीज़ों को एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सबके लिए उपयुक्त होनी चाहिए। ठीक है। चौथा है रोकथाम पर फोकस करना। पीएचसी के अंदर इन बातों पर जोर देना चाहिए, पीएचसी का एक सिद्धांत है कि इन बातों पर जोर देना चाहिए कि रोकथाम पर, प्रिवेंशन पर फोकस किया जाए। पीएचसी के अंदर जो है बीमारी का, ज़्यादा जटिल बीमारी का, रोग का उपचार नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे फोकस रोकथाम पर फोकस करना चाहिए। मान गए भयानक बीमारी फैलने लगा, तो रोकथाम पर, कैसे रोकथाम, कैसे नियंत्रण किया जाए, इस पर फोकस करें। किसी को अगर काफ़ी बीमारी भयंकर अचानक से उत्पन्न हो गया किसी व्यक्ति के अंदर, तो ये प्रयास करें कि इसका रोकथाम कर दे और रोकथाम करके इसे आगे रेफर करें। तो पीएचसी में बेसिकली रोकथाम पर, प्रिवेंशन पर फोकस होनी चाहिए। ठीक है। तो रोकथाम पर फोकस, ये ध्यान रखना चाहिए। और पीएचसी का जो बात ध्यान में रखना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए, कि यह बहुयामी समन्वय हो। बहुयामी समन्वय का मतलब होता है कि मल्टी सेक्टरल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के साथ जो है समन्वय होनी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का बुनियादी सिद्धांत है कि स्वास्थ्य अकेले स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देने से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य संबंधी अन्य क्षेत्रों जैसे कृषि, शिक्षा, सामाजिक कल्याण आदि के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। साथ ही सभी क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। तो बहुयामी समन्वय देखते होइएगा आप लोग, फैक्ट्री सब में हो गया, कृषि कार्य में हो गया, आपदा वगैरह आता है तो नर्सिंग का कैंप लगता है, चिकित्सा का कैंप लगता है अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है ना। कंपनी सब में भी डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, तो सब क्षेत्रों को एक दूसरे के समन्वय जोड़ कर रखना चाहिए, तभी स्वास्थ्य एक सफल स्वास्थ्य कहलाता है और हो पाएगा। वरना सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही आप चाहेंगे कि स्वास्थ्य को बेहतर कर ले, तो उससे सभी चीज़ों को बेहतर आप नहीं कर सकते हैं, सभी क्षेत्रों में बेहतर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यह मेरा 5 मैंने आपको सिद्धांत बता दिया। क्या क्या है, बेसिकली आप लोग पॉइंट याद रखेंगे दिमाग में तो ऑटोमेटिक 1 2 4 लाइन सब में लिख देंगे, ऐसा पॉइंट है कि आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। जैसे बहुयामी समन्वय मतलब सबके साथ समन्वय बनाना, रोकथाम पर फोकस करना, उपयुक्त तकनीक होना, सामुदायिक का सहभागिता होना एंड न्यायसंगत वितरण होना। ये 5 आप याद रखिएगा पॉइंट, सिद्धांत बनता है प्राइमरी हेल्थ केयर का। ओके। एंड नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसी में पीएचसी। अब देखिए पीएचसी एक बड़ा क्वेश्चन है, पूछेगा हमेशा, ज़्यादातर लॉन्ग में पूछता है पीएचसी क्या है, घटक बताए, पीएचसी का सिद्धांत बताए। कभी कभी पूछ देगा पीएचसी क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर का घटक बताए और प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स की भूमिका बताए। कभी कभी आपको घटक हटा देगा, कहेगा पीएचसी क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत बताए और प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स की भूमिका बताए, कम्युनिटी हेल्थ नर्स की भूमिका बताए। तो ये 4 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ पीएचसी के अंदर, इधर उधर करके कोई भी 3 उठाकर लॉन्ग में पूछ देगा और आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं आप लोग कि प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर नर्स की भूमिका कहे या कम्युनिटी हेल्थ सामुदायिक नर्स की भूमिका कहे, बात वही है। ठीक है। चलिए, प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल में मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की भूमिका निम्न प्रकार होती है। क्या क्या होती है। पहला है व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना। नर्स की पहला भूमिका यही होता है कि वह समुदाय में, परिवार
व्यक्ति, समुदाय, तीनों। समुदाय के मतलब मोहल्ला, किसी मोहल्ला में, किसी गांव में, ठीक है ना, पूरे गांव की बात हो जाएगा। परिवार का मतलब किसी गांव में किसी एक पर्सनल परिवार की बात हो जाएगा। व्यक्तिगत मतलब किसी एक पर्सनल व्यक्ति के ऊपर बात हो जाएगा। तो इन तीनों स्तर पर स्वास्थ्य का आकलन करना है, ठीक है। चाहे वो व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, समुदाय हो, इन स्तरों पर स्वास्थ्य का आकलन करना नर्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आकलन करेगी तब तो वो पता कर पाएगी कि किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन समस्याओं से पीड़ित है लोग, क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। आकलन से ही पता चलता है। नर्स सर्वे और गृह मुलाकात के द्वारा परिवार तथा समुदाय के लोगों से संपर्क में आती है तथा स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों और आवश्यकताओं का पता लगाकर उन्हें नर्सिंग देखभाल प्रदान करती है। वही चीज़ें हैं, आकलन के द्वारा ही नर्स जो है पता लगाती है कि क्या समस्या है, क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या समस्या का इनको समाधान देना है, ठीक है। और ये कैसे होता है, घर घर जाकर समुदाय में गृह मुलाकात करके, सर्वे करके, ठीक है ना। तो ये होता है व्यक्ति, परिवार, समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य का आकलन करने का भूमिका। दूसरा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। अब नर्स का एक काम होता है कि लोगों की देखभाल प्रदान करने से पूर्व जो किया जाने वाला आकलन है, जो देखभाल है, इसका नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में अधिक रूप से सहभागी होने के लिए प्रेरित करना। सीधा सीधी बात कहा जाए तो नर्स जो है ये भूमिका निभाती है कि वह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता बढ़ाए, इसके लिए लोगों को प्रेरित करती है, ठीक है। तो सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है अन्य विकास कार्यक्रमों में समन्वय रखना। नर्स का ये काम होता है कि जितने भी विकास कार्यक्रम है उसमें समन्वय बनाकर रखती है, ठीक है। अन्य विकास कार्यक्रम जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, शिक्षा क्षेत्र, आवास, संचार, उद्योग, समाज, जल आपूर्ति, सभी क्षेत्रों में वह जो है नर्स जो है सभी क्षेत्रों में कार्यक्रम, जैसे देखते होइएगा कि कोई भी कार्यक्रम चलता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो स्कूल हो गया, ठीक है, सिनेमा हॉल में भी देखते होइएगा दिखाया जाता है कि ये ना करे, धूम्रपान से बचे, ये करे, तो भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं वो सब इसका सहभागिता है। भले वो नर्स के द्वारा नहीं किया जाता हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब एक डिजिटल के द्वारा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अन्य विकास कार्यक्रमों से समन्वय रखना, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, आवास, संचार, उद्योग, सभी स्तर से जो है अपने आप को समन्वय बना के रखना, ये नर्स का एक भूमिका बनता है, ठीक है। चौथा है आपातकालीन तथा समान चिकित्सा उपलब्ध कराना। नर्स का ये भूमिका होता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर वह इमरजेंसी में भी लोगों की मदद करे और नॉर्मल चिकित्सा, ठीक है ना, नॉर्मल कट-फट जाने पर भी, चोट लग जाने पर भी, यानी समान चिकित्सा भी उपलब्ध कराना और आपातकालीन दोनों तरह के जो है सुविधा उपलब्ध कराना नर्स की ये जिम्मेदारी है, ठीक है। नर्स का प्राइमरी हेल्थ केयर में ये जिम्मेदारी है कि वह महामारी से संबंधी निगरानियों पर नज़र रखती है। नर्स अपने समुदाय में जहाँ भी उसे पोस्टेड है वह इस चीज़ को ध्यान में रखती है कि अपने आसपास कोई महामारी तो नहीं फैलने वाला है या कोई महामारी तो नहीं फैल रहा है, उस पर वो हमेशा ध्यान रखती है और फैलने से रोकने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वह उठाती है और लोगों में उपचार प्रदान करती है, ठीक है। छठा है यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण। नर्स जो होती है, नर्स जो है वह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करती है, ठीक है। जितने भी जैसे एएनएम, अगर कोई सीनियर नर्स है तो उससे नीचा एएनएम होता है, स्वास्थ्य कर्मी होता है वहाँ पे, ठीक है, आशा होती है, ठीक है ना। तो इन सबको यह क्या करता है, नर्स जो है स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी जो है देती है पीएचसी के अंदर कि क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नज़र रखना। और लास्ट में ये होता है कि नर्स जो है अपने जितने भी काम की है पीएचसी के अंदर, प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंदर, वह उस पर नज़र रखती है कि पीएचसी कितना प्रमोट हो रहा है, कितना प्रगति कर रहा है, या फिर उसके द्वारा किए गए काम इफ़ेक्टिव नहीं है। मानिए नर्स अच्छे से काम करेगी तब तो पीएचसी आगे बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग लेंगे, लोग कहेंगे कि रे बहुत अच्छा जो है नर्स वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है पीएचसी के अंदर, चलो हम पीएचसी का लाभ उठाते हैं, ठीक है, प्राथमिक देखभाल का, नर्स से मुलाकात करते हैं। अब वहाँ पे नर्स अच्छा से ट्रीट करेगी ही नहीं, नर्स जो है अपने कामों से भागेगी तो इसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिलेगा, लोग वहाँ जाने से कतराएंगे, लोग भागेंगे। तो इससे क्या होगा, पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का जो स्तर है गिरेगा।
तो नर्स का ये काम होता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रगति पर नज़र रखना, उससे मूल्यांकन करना अपने कामों को, ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कामों को एवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना कि जो हमारे सहयोगी के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो सही से है या नहीं है, या पीएचसी को आगे प्रगति बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता है। तो इन सब चीज़ों पर निगरानी रखना भी नर्स का एक काम होता है। तो मैंने 7 पॉइंट नर्स की भूमिका बता दिया, आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रगति पर नज़र रखने की भूमिका में हो, या स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण देना हो, महामारी पर निगरानी रखना हो, ठीक है, आपातकालीन या सामान्य चिकित्सा उपलब्ध कराना हो, ठीक है, या फिर अन्य विकास कार्यक्रमों से समन्वय बनाए रखना हो, या लोगों की सहभागिता बढ़ाने में भूमिका हो, उसके लिए प्रेरित करना हो, या फिर व्यक्ति, परिवार या समुदाय इन स्तरों पर स्वास्थ्य के आकलन करने की भूमिका हो, नर्स की यही सब भूमिका पीएचसी में होता है, ठीक है। चलिए आगे है, मैं तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, हेल्थ एजुकेशन टॉपिक को भी मैं जो है लेकर आया था कि कंप्लीट करा दूंगा, बट वीडियो ज़्यादा होगा। अब मैं सीधा धराधर भागता नहीं, अगर धराधर भागता तो मैं आपको यह हेल्थ एजुकेशन टॉपिक भी क्लियर करा देता, बट मैं जब बताने लगता हूँ तो थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ, इसलिए समय लग जाता है, ठीक है ना। क्लियर करने का प्रयास करते हैं। बाकी हम लोग अभी देख लेते हैं हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, और इसके प्रिंसिपल को देख लेंगे, और इसके जो मेथड होगा, हेल्थ एजुकेशन का जो मेथड है वो मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब इसका मास्टर वीडियो 2 आएगा वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। चलिए, ये भी हेल्थ एजुकेशन भी बड़ा टॉपिक है, इसलिए भी जो है हम लोग अभी इसको कर लेते हैं हेल्थ एजुकेशन और इसके प्रिंसिपल को, और बाकी जो बचे हुए हैं हेल्थ एजुकेशन का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए, हेल्थ एजुकेशन क्या होता है? स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य के हर एक पहलुओं के बारे में लोगों को बताना, लोगों को जानकारी देना, यही जो है स्वास्थ्य शिक्षा होता है। अब स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर पोषण के बारे में जानकारी भी हो सकता है, स्वच्छता के बारे में भी जानकारी हो सकता है, बीमारी से कैसे बचना है इसके बारे में भी जानकारी हो सकता है, ठीक है। अपने आप को संक्रमण से कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी हो सकता है। तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो स्वास्थ्य जो प्रभावित होता है उन सारे चीज़ों से, साथ में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर एक मुद्दों पर जानकारी देना, यही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है, ठीक है। नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो, समझ गए। स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहला। अभी मैंने बताया कि स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना या जानकारी देना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा समुदाय के लोगों को शिक्षित कर उनकी जीवन शैली को बदला जा सकता है। बिल्कुल, आप स्वच्छता के बारे में बताएं, आप किसी भी टॉपिक पे पोषण के बारे में बताएं कि कैसा भोजन करें, कैसा ना करें, कैसा लाभदायक है, कैसा हानिकारक है। तो स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा आप समुदाय के लोगों को शिक्षित करके स्वास्थ्य के बारे में उनकी आप लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं, यही स्वास्थ्य शिक्षा होता है। नॉर्मल कि स्वास्थ्य के सभी पहलुओं पर जानकारी देना या शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा आप कम्युनिटी के सभी लोगों को शिक्षित करके उसके जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेल्थ एजुकेशन। अब ये तो हो गया, मतलब कि आम भाषा में मैंने आपको बता दिया। एक एग्जैक्ट तरीका से कहा जाए तो स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया है जिससे समुदाय में रहने वाला व्यक्ति तथा परिवार ऐसा व्यवहार सीखते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो, हितकर हो, ठीक है। ये एग्जैक्ट इसका ऑफिशियल डिफिनीशन हुआ कि स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे समुदाय में रहने वाला हर व्यक्ति, हर परिवार उस शिक्षा से ऐसा व्यवहार सीखते हैं। शिक्षा से हम कुछ चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं ना, सीखते हैं ही ना। तो ऐसा व्यवहार सीखते हैं जो सीखे गए व्यवहार से स्वास्थ्य पर एक अच्छा, बेहतर इफेक्ट पड़ता है, यही स्वास्थ्य शिक्षा होता है, ठीक है। चाहे ऊपर वाला लिखिए चाहे ये लिखिए, बात वही है, ओके। अब हेल्थ एजुकेशन के सिद्धांत, हेल्थ एजुकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल है। अब फिर वही बात आ गया कि स्वास्थ्य शिक्षा में, ठीक है ना, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वही बात सिद्धांत हो जाएगा। चलिए बताते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आप देख लीजिए। सबसे पहले पार्टिसिपेशन, सहभागिता। यहाँ भी सहभागिता आ गया। पीएचसी में भी लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा में भी लोगों की सहभागिता होनी चाहिए।
स्वास्थ्य शिक्षा में जन समुदाय की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जन समुदाय की भागीदारी के बिना स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता है। मान गया आप स्वास्थ्य शिक्षा किसी संक्रमण के रोकथाम पर दे रहे हैं, किसी को पोषण पर दे रहे हैं, तो जो संक्रमण की रोकथाम है आप अकेले थोड़ी ना समुदाय में कर लीजिएगा एज ए नर्स, समझ लीजिए। लोग अपने अपने खुद करेंगे तो उसके लिए लोगों को होना ज़रूरी है, लोगों की सहभागिता बढ़ना ज़रूरी है, तभी तो लोगों को आप बताएंगे। लोग होगा ही नहीं, पढ़ने वाला होगा नहीं, तो पढ़ाने वाला किसको पढ़ाएगा? दीवार के थोड़ी ना पढ़ाएगा। वही चीज़ें है कि स्वास्थ्य शिक्षा में लोगों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टिसिपेशन होगा तभी तो आप उनको कुछ बताएंगे स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में ना। तो सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत आवश्यक है। पहला। दूसरा है कम्युनिकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा में इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है स्वास्थ्य शिक्षा का। हम किसी टॉपिक पर स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, गांव में, एकदम प्योर गांव में, जहाँ पे लोग थोड़ा भी टेक्निकल भाषा नहीं जानते हैं, थोड़ा भी इंग्लिश नहीं जानते हैं, और वहाँ पे जाकर हम इंग्लिश झाड़ने लगे, टेक्निकल वर्ड का यूज करने लगे, तो लोग हमारी बातों को समझेंगे? बिल्कुल नहीं समझेंगे। तो जो कम्युनिकेशन हो वह प्रभावी हो, लोग हमारी बातों को समझे, इसके लिए हम आसान भाषा का यूज करेंगे, ठीक है। लोगों के बीच में उनके अनुसार जो है हम स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को देंगे। तो कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण अंग होता है स्वास्थ्य शिक्षा का। इसी से हम जो है लोगों के बीच में एक दूसरे के भावनाओं को समझते हैं, हमारी बातों को वो समझेंगे, उनकी बातों को हम समझेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं कठिन शब्दों को, संक्षिप्त शब्दों को उपयोग करने से बचना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग समझें। ओके। तो दूसरा है संप्रेषण का ध्यान रखना। तीसरा है मोटिवेशन। हर व्यक्ति में सीखने की जिज्ञासा रहती है, उससे जागृत करना ही अभिप्रेरण कहलाता है। मोटिवेशन के द्वारा नहीं कहते हैं पढ़ाई एक मोटिवेशन। आप पढ़ने में मन, आपके अगर मोटिवेशन आपके अंदर नहीं होगा, आप कभी भी शिक्षा ग्रहण कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। ये मोटिवेशन स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर करता है। लोगों में ऐसा प्रेरणा भरे, ऐसा जिज्ञासा लाएं कि लोग, ऐसा रुचि वाला होना चाहिए कि लोगों को मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। तो मोटिवेशन भी स्वास्थ्य शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करता है सीखने के लिए। चौथा है कॉम्प्रिहेंशन, समझ। लोगों में नर्स को स्वास्थ्य शिक्षा देते समय श्रोता, सुनने वाला, और जिसे स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है उसके स्तर, उसके समझने की क्षमता का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कहने की बात है कि अगर नर्स स्वास्थ्य शिक्षा दे रही है किसी टॉपिक पर, तो उससे टॉपिक की समझ होनी चाहिए अच्छी, वह सामने वाले के भावनाओं को समझ सके कि वो क्या हमसे पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक अच्छी कॉम्प्रिहेंशन, अच्छी समझ होना बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य शिक्षा देने में, ठीक है। तो समझ भी आवश्यक है। आगे है अच्छे संबंध, गुड रिलेशन मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर संबंध अच्छा नहीं होगा तो कभी भी न टीचर स्टूडेंट के बात को समझ पाएंगे और न स्टूडेंट टीचर की बात को समझ पाएंगे। कितना भी वो समझाना चाहेंगे, एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को सिखाने में, शिक्षा देने में या ग्रहण करने में सामने वाला टीचर और स्टूडेंट के बीच एक अच्छे संबंध, रिलेशन होना ज़रूरी है। उसी प्रकार से जो भी हेल्थ एजुकेशन दे, मान गए नर्स ही हेल्थ एजुकेशन दे, तो नर्स और जो सामने वाला ग्रहण करने वाला है, श्रोता है, समुदाय के लोग हैं, इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो अपनी बातों को दिल से खोलकर कह सके और नर्स अपने चीज़ों को बेहतर से बता सके, ठीक है। अच्छे संबंध होना चाहिए। सातवां है रेनफोर्समेंट, मतलब प्रबल होनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा जो है विषय को स्वास्थ्य शिक्षा देते समय दोहराना चाहिए, जिससे कि वह जन समुदाय द्वारा अच्छे से ग्रहण किया जाए, मतलब इफ़ेक्टिव, प्रबल होनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा पर हम दे रहे हैं, मान गए हम आपको पढ़ा रहे हैं और धराधर पॉइंट बताते चल जाए, समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम 2 बार 4 बार रिपीट कर देते हैं तो इससे आपको क्लियर हो जाता है, समझ में आता है। तो किसी भी टॉपिक पर अगर हम स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं तो उसे हमें 1-2 बार दोहरा देना चाहिए ताकि लोग इसे आसानी से अपने अंदर ग्रहण कर सकें, ठीक है। सातवां है करके सिखाना। करके सिखाने कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य शिक्षा की प्रक्रिया में अगर
करके, अगर प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए, करके दिखाया जाए तो वह ज़्यादा प्रभावी होगा। जैसे अगर मान के समुदाय में हम ORS के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि ORS में क्या क्या लगता है बनाने में, कैसे बनाना चाहिए, और वही जो हम मुंह से बना रहे हैं और वही जो हम बना बना के कर के दिखाएंगे कि हाँ ए समान है, ए समान है, ए समान है, और इन समानों को हमको कितना पानी लेना है चाहिए, कैसे कर कितना हम कैसे मिलाएंगे, तो करके दिखाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होगा और लोग आसानी से सीखेंगे। तो करके सिखाना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। और 8वां है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, लोगों में रुचि होनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा का विषय श्रोता लोगों की रुचि के अनुसार, उसके आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। 8वां पॉइंट कहता है इंटरेस्ट। स्वास्थ्य शिक्षा देने में रुचि का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मान गए स्टूडेंट है, उसको पढ़ने में मन है ही नहीं, उसको उस सब्जेक्ट में रुचि है ही नहीं, तो रुचि नहीं है मतलब क्या हो गया कि वह अच्छे से जो है उसको अपने अंदर हैंडल नहीं कर पाएगा। तो रुचि होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को सीखने और सिखाने में, दोनों में, ठीक है। तो उसी प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा में भी होता है। बातों को समझ गए। बाकी यहाँ पे मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया। रही बात यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रयोग होने वाली जो विधि है स्वास्थ्य शिक्षा की, वो विधि मेथड अगले वीडियो में बताएंगे। अभी एक बार रिपीट कर देते हैं। हेल्थ एजुकेशन को, प्रिंसिपल को, हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल में रुचि है, करके सीखना, ठीक है, करके सिखाना, प्रबल होनी चाहिए, अच्छे संबंध होनी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा में समझ होनी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा में अच्छी मोटिवेशन वाला होनी चाहिए, संप्रेषण का अच्छा ख्याल रखना चाहिए और लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। यह सब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य शिक्षा में, ठीक है। तो यह इसका सिद्धांत हो गया। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अच्छे से आप इसे वीडियो को पहले अच्छे से देखिएगा और पुनः आप कॉपी पर यह जितना भी मैं पढ़ाया हूँ सबको क्वेश्चन सहित याद होनी चाहिए। क्वेश्चन सहित, आंसर सहित आप लोग खुद से कॉपी पर लिखिए और देखिए कि प्रैक्टिस कितना है, लिखा रहा है या नहीं लिखा रहा है। नहीं लिखा रहा है मतलब आपके अंदर प्रैक्टिस नहीं है, आपको अच्छे से डील करने की आदत नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से डील करना चाहिए, प्रश्न को बेहतर से लिखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।